अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इमिग्रेशन पे, यूरोप की इमिग्रेशन, कनाडा की इमिग्रेशन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार यूरोप में हम जब जाते हैं तो हमें जिस कंट्री में मूव करना होता है या जिस कंट्री की इमिग्रेशन चाहिए होती है वो ओपन नहीं होती है, और कुछ कंट्रीज अपनी इमिग्रेशन वक्तन फवक्तन ओपन करते रहते हैं। और ऐसे कंट्रीज लाइक हार्ड कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क, बेल्जियम वगैरह ये अपनी इमिग्रेशन ओपन नहीं करते हैं। इटली, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड और यूनान ये कभी कभार अपनी इमिग्रेशन ओपन करते रहते हैं। और कनाडा की इमिग्रेशन वो हर तकरीबन पूरा साल ही ओपन रहती है कनाडा की इमिग्रेशन। और लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है, यहाँ पे लोग इतने क्यों नहीं जा सकते जबकि उनकी तो इमिग्रेशन ओपन है। ये दो तीन चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ आती हैं सारी। इस पे मैं बात करूंगा तीन टॉपिक्स पे। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, यूनान ऐसे कंट्रीज की जो अपनी इमिग्रेशन बार बार ओपन करते हैं, वो क्यों ओपन करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो इटली, स्पेन वगैरह इस तरह की कंट्रीज हैं, ये ज़्यादातर बेस कर रहे होते हैं टूरिज्म पे। और इनको जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहाँ तो टूरिज्म पे होता है या फिर इनके एग्रीकल्चर से होता है। इसीलिए ये वक्तन फवक्तन अपने टेम्परेरी वर्क परमिट भी ओपन करते हैं। सीजनल वर्क वीज़ा जिसे कहते हैं आप, वो भी ओपन करते रहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स इसी कंट्री में होते हैं। उनको पता होता है कि यार ये कंट्री अपनी इमिग्रेशन ओपन करेगा, हमें पेपर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यार ये कंट्री ही क्यों देते हैं। दोस्तों अगर इन कंट्रीज को देखा जाए तो ये कंट्रीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लाइक बेल्जियम को देख लें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देख लें या जर्मनी को देख लें, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने स्टडी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं। और उसके बाद उनका जितना भी आप निज़ाम देख लो, दिफा का देख लो या फिर साइंस के मैदान में देख लो, तो वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने तरक्की बहुत ज़्यादा की। जबकि अगर आप स्पेन या इटली वगैरह को देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इतने नहीं जाते हैं। और जिन्होंने ज़्यादा तरक्की करनी होती है, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी कंट्री में मूव करना होता है, वो स्वीडन में चला जाता है या फिर वो फ्रांस जाता है या फिर जर्मनी जाता है। तो उनका कंट्री टेक्नोलॉजी पे ज़्यादातर बेस करता है। अब ऐसे कंट्रीज दोस्तों, इन कंट्रीज के अंदर जब इतने इलीगल माइग्रेंट्स बैठे होते हैं, अगर ये जर्मनी, इटली या फिर स्पेन जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको अपने कंट्री में भेजना स्टार्ट करे, उनको डिपोर्ट करना शुरू करे। डिपोर्ट करने से पहले का मरहला क्या होगा कि उनको पकड़ना, तंजीमें बनाना कि यार कौन कौन से इलीगल माइग्रेंट्स बैठे हुए हैं। उनको पकड़ के जब वो जेलों में डालेंगे तो जेलों में डालने का जो खर्चा आएगा दोस्तों, वहाँ पे उनका वो 1 महीना लग जाए, 2 महीने या 3 महीने, जितना भी साल लग जाए, तो वो सारा डिपेंड कर जाता है, सारा का सारा उसी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है इनका बोझ। तो उनकी रिहाइश का, उनका खाने पीने का, उसके बाद फ्लाइट का, जब उनको डिपोर्ट करना है तो उनकी फ़्लाइट का भी, और साथ में ये भी होता है कि उनको कुछ पैसा भी देना पड़ता है। इस तरह की कंट्रीज जब डिपोर्ट करते हैं तो दोस्तों उनको लाजिम वो कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। लेकिन 500 यूरो दे देता है, कोई 1000, कोई 800, इस तरीके से कुछ ना कुछ खर्चा भी देता है। वो जब कंट्री से डिपोर्ट होता है तो दोस्तों उनकी इकोनॉमी में मजीद बोझ बढ़ जाता है। तो इस तरह की कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर पे बेस कर रहे होते हैं या फिर टूरिज्म पे बेस कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतना तो हमारे कंट्री के ऊपर मजीद बोझ आ जाएगा, तो हम क्यों ना करेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें लेबर चाहिए वो इलीगल माइग्रेंट से ही पूरी की जाए। तो वो ओपन कर देते हैं अपनी इमिग्रेशन। अब जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो दोस्तों वो लीगलाइज करते हैं, ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को करते हैं कि आप हमें टैक्स दो, आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको सारा उनके रिकॉर्ड्स में जाना पड़ता है। इस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को डबल ट्रिपल फायदा होता है। कैसे? सबसे पहले कि उनको पता चल जाता कि हमारे कंट्री के अंदर इलीगल कौन थे, अब वो लीगलाइज हो गए। उनको पता चल गया अच्छा ये बंदे इस कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। और नंबर 2 के ऊपर आता है कि वो जब पेपर्स और इमिग्रेशन देने लगते हैं तो वो कहते हैं कि जी टैक्स पेयर होना चाहिए बंदा। तो वो जो इलीगल होते हैं उनको भी लालच होती है कि हमें किसी तरीके से पेपर्स बनवाने हैं, तो इस तरीके से हमने टैक्स हर मंथ में पे करना है। जब वो टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उनका कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नंबर 3 के ऊपर वो ऐसे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा देते हैं
क्योंकि वो सीजनल वर्क वीज़ा जब ओपन होते हैं तो सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर उनको बाहर से लेबर नहीं मंगवानी पड़ती, उनके कंट्री के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं लोग, तो उनकी कंट्री पे मजीद बोझ नहीं पड़ता, तो वहां से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से उन कंट्रीज को डबल ट्रिपल फायदा होता है। इस तरीके से उनकी कंट्री हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, कुछ 5 साल बाद अपनी इमिग्रेशन ओपन करती रहती हैं। लास्ट ईयर इस साल में भी इटली ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की और उसके बाद उन्होंने अप्रैल मई में ये भी ऐलान किया था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए सीजनल वर्क वीज़ा ओपन किए जाएंगे और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया। अब तो एक चीज़ आपने समझ ली कि ये कंट्रीज़ क्यों आपको इमिग्रेशन देते हैं। अब दूसरी इमिग्रेशन की बात की जाए, फ्रांस की, जर्मनी की, नीदरलैंड्स की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो ये क्यों नहीं अपनी इमिग्रेशन ओपन करती? क्या इनको लेबर शॉर्टेज नहीं आती? क्या इनको लेबर नहीं चाहिए होती? दोस्तों, लेबर इनको भी चाहिए होती है, इनको ज़्यादा लेबर चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह की कंट्रीज़ कभी भी आपको पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश से ज़्यादातर लेबर नहीं मंगवाएंगे। कभी हो जाए, कभी सालों में एक आध बार वो ओपन कर दें तो कर दें, अदरवाइज उनका ये सिस्टम होता है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से लेबर सारी मंगवा के वहां पे यूटिलाइज की जाए। इस तरीके से आपने इस साल के शुरू में ये भी सुना होगा कि रोमानिया ने अपने वर्क परमिट ओपन कर दिए, क्योंकि रोमानिया के अंदर लेबर शॉर्टेज होगी। है क्यों होगी? क्योंकि रोमानिया, क्योंकि एक तो ईयू में आता है और ईयू में आपको पता है कि किसी के भाई नेशनल हो वो यूरोप में कहीं पे भी जाके काम कर सकता है। तो रोमानिया के जितने ज़्यादातर लोग थे वो दूसरे जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर और इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर जाके उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उनके अपने कंट्री के अंदर लोग कम हुए, तो इसलिए उन्होंने वर्क परमिट का ऐलान किया कि बाहर से आके हमारे कंट्री में काम करो। तो अब जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इस तरह की कंट्रीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जो कि डेवलप नहीं होते, अल्बानिया हो गया, रोमानिया हो गया, बल्गारिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, इस तरह की कंट्री से लेबर सारी उठाते हैं और अपने कंट्री में यूटिलाइज करते हैं। उनको फ़ायदा क्या होता है कि ऑलरेडी ये यूरोपियन है और वो उनको हाउ नाउ होती है कि किस तरीके से वहाँ पे रहना और काम करना है। उनके ऊपर ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह, वो इसलिए भी अपनी इमिग्रेशन ओपन नहीं करते क्योंकि दोस्तों इन कंट्रीज के अंदर किसी के पास वर्क परमिट हो या किसी भी किस्म का वीज़ा हो तो वो बहुत ज़्यादा मराद देती हैं अपने सिटीजन्स को, उसके अलावा जिनको उन्होंने वीज़ा वगैरह दिए होते हैं। लाइक अगर उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है या फिर नेशनल है, उनकी जॉब ख़त्म हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए तो वो सारा का सारा उस कंट्री की गवर्नमेंट के खाते में आ जाएगा। उनकी गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी जब तक आपको काम नहीं मिलता। उसके अलावा आपके लिए नई जॉब्स भी तलाश होती हैं। उसके बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हो वो सारा का सारा एक्सपेंस वही कंट्री बर्दाश्त कर रही होती है। तो यानी कि अगर आपके पास ऐसे कंट्री में से किसी का वर्क परमिट वगैरह आ जाए या नेशनल बन जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मराहत मिलेंगी। तो वो कंट्रीज ज़्यादातर इमिग्रेशन को अपने कंट्री में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर सारी उनकी कंट्री में चले जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, उनकी कंट्री का तो दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए वो ज़्यादातर अपनी इमिग्रेशन ओपन नहीं करते और वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जितने ममालिक हैं उनकी लेबर को अपने कंट्री में आने की इजाज़त देते हैं। या आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि यूके के अंदर यूरोप से बहुत ज़्यादा लेबर काम करने के लिए जाता है। उसी चीज़ को देखते हुए यूरोपीय यूनियन में से ब्रेक्जिट डील हुई, यूके यूरोपीय यूनियन से निकल गया और अब उन्होंने यूरोप में भी जो मुकीम थे जिनको वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड होता था यूके का, अब उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से उनको भी यूके आने के लिए वीज़ा चाहिए होगा। अच्छा दोस्तों, ये 2 चीज़ें हो गई। आपको समझ आ गई कि जो कंट्रीज़ अपने इमिग्रेशन ओपन करते हैं वो क्यों करते हैं और जो कंट्रीज़ अपनी इमिग्रेशन ओपन नहीं करते वो क्यों नहीं करते। अब नंबर 3 पे आते हैं कनाडा की। कनाडा की इमिग्रेशन तकरीबन दोस्तों पूरा साल ही ओपन रहती है और बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं। हर बच्चे का यही ख्वाब होता है, ड्रीम कंट्री अगर पूछा जाए तो वो कनाडा ही होता है। तो दोस्तों कनाडा अपनी इमिग्रेशन ओपन भी की है और वो एक्सेप्ट भी करता है हर बंदे को, लेकिन उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो तो वो वेलकम करता है कनाडा आपको। तो उनका क्राइटेरिया क्या दोस्तों, अच्छा खासा आइल्ट चाहिए हो, 6.5 के साथ कम से कम बैंड किया हो, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस्ड हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, उसके बाद आपका बैंक बैलेंस हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन वो कंट्री कहता है वेलकम टू कनाडा। क्यों? कनाडा अपने कंट्री के अंदर बेहतरीन किस्म का दिमाग लेके जाता है।
सेम लाइक अमेरिका की वो पॉलिसी अपनाता है। अमेरिका ने अपने कंट्री के अंदर बेहतरीन किस्म का दिमाग इकट्ठा किया पूरी दुनिया से। आज आप अमेरिका को देख सकते हो कि वो बहुत आगे है। तो यही कनाडा रूल कर रहा है कि यार हमारे कंट्री में अगर लेबर भी आती है तो वो पढ़ी लिखी आए और सेंसिबल हो और बेहतरीन किस्म की आए। इसलिए कनाडा इमिग्रेशन ओपन करता है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बहुत जिनके पास बैंक बैलेंस हो, बैंक बैलेंस ना भी इतना अच्छा हो लेकिन आपके उनके पॉइंट्स पे पूरा उतरो देन वो एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों ये 3 टॉपिक्स मैंने आज बात की है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई इसका पार्ट बना के नई वीडियो पे बात करूंगा। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।